I would like to ask a question related to this particular topic. The House is aware that India's northeast is surrounded by several, at least 4 sovereign foreign countries. And we have seen, sir, in the last 50 years, whenever or wherever there is not so friendly government is installed or takes root in any of these countries, there seem to be an umbilical cord or connection with the insurgency in the northeast. Sir, considering this, what would be the prospective plan of the government to contain the insurgency in the northeast? महोदय, ऐसे इस प्रश्न से जुड़ा हुआ यह प्रश्न नहीं है, वामपंथी उग्रवाद पे है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जितना काम किया गया है। गृह मंत्री जी अलग सूचना दे तो मैं डिटेल बताऊंगा। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों के अनुसार ही नॉर्थ ईस्ट में भी हिंसा के सारे हेड के अंदर लगभग 60% से ज्यादा हिंसा की कमी पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुई है, परंतु आज के प्रश्न में से उपस्थित नहीं होता है। माननीय सदस्य को रिक्वेस्ट है कि अलग नोटिस दिया जाए। जी लक्ष्मी नारायण। Thank you, Speaker sir, for giving me this opportunity to ask supplementary question. Left-wing extremism is a problem which has plagued Andhra Pradesh, escalating to even an attempt of the life of our leader and Honorable CM Sri Nara Chandrababu Naidu. In response, an elite unit of police officers called the Greyhounds Commandos, they recently won top honors at the 14th All India Police Commando competition. Could the Honorable Minister clarify as to the current status of the training ground of Greyhound Commands and steps undertaken, timeline for additional training infrastructure, if any? Thank you. महोदय, प्रशिक्षण के लिए ग्रेहाउंड्स को चुना गया है और राज्यों की पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों की ग्रेहाउंड्स में हम राज्यों के साथ मिलकर वहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं और भारी मात्रा में ट्रेनिंग दी गई है और वहाँ आंध्र प्रदेश की पुलिस को भी उस संस्था से ट्रेनिंग दी जाती है और आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी वामपंथी उग्रवाद में कमी आई है, जिसका मैं आंकड़ा अभी राष्ट्रीय स्तर पर दिया हूँ। उस प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी अब वह सिमट कर रह गया है और आंध्र प्रदेश के लिए माननीय सदस्य जब चिंतित है, चिंता सबकी है, लेकिन चिंता बहुत हद तक दूर कर दी गई है। आंध्र प्रदेश के विषय में जो प्रशिक्षण की बात है, हम अच्छी तरह से ग्रेहाउंड में प्रशिक्षण देते हैं। श्री शोकत राय जी। या नहीं और देखो, आज क्वेश्चन का बैठे बैठे नहीं पूछे, खड़ा होकर कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये वामपंथी उग्रवादी का समस्या 10-15 साल में 3-4 प्रांतों में हो रहा है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, उसके बाद उड़ीसा के कोरापुट और उसके बाद आंध्रा के कोई अंश में। अभी भी हर हफ्ता मैं देखता हूं कि एनकाउंटर हुआ सिक्योरिटी फोर्स के साथ माओवादियों को, बंद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी उग्रवाद हुआ, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी के सरकार वहां पर डेवलपमेंट का जो काम किया और ट्राइबल लड़कों को नौकरी दिया। सुनिए ना, उसके बाद सवाल क्या आपका? सर, सवाल यही है कि वहाँ केवल एक किशन जी को मानने पड़ा और अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछने चाहता हूँ
कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे और वही मॉडल सारा छत्तीसगढ़ दूसरे जगह में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, कोई भी राज्य अच्छा करे उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 203, श्री वीरेंद्र सिंह। मंत्री जवाब पटल पर रख दिया गया है। माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्य। सर, मेरा सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से था कि फसल बीमा का योजना किसानों को आसान तरीके से कैसे मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा। और लगता है कि प्रश्न में बोल रहा हूं सर, जो मेरी पीड़ा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे संरक्षक है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा का लाभ जब खेतों में खड़ी फसल में आग लग जाती है तो उसे क्यों नहीं जो है कि कवर किया जाता है, उसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलता। और उसी के साथ साथ जो किसान बटाई पर खेती करता है और वो बटाई पर खेती करने वाले किसान का भारी नुकसान होता है, सरकार उसे संज्ञान में नहीं लेती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या खड़ी फसल जो हमारे क्षेत्र चंदौली में करीब हजारों एकड़ फसल जो है जल गई, तो उसका लाभ मिलेगा और बटाईदार जो हमारे कृषक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उत्तर सीधा सीधा चाहता हूं सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं, लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष। उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन पूर्ववर्ती जो फसल बीमा योजनाएं थी उनमें कई तरह की कठिनाइयां थी। अनेकों फसल बीमा योजना उधर की सरकार भी लाई थी। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पे, तो आप बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल माननीय सदस्य नहीं, किसान भी जानना चाहते हैं। कई फसल बीमा योजनाएं थी, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसानों के लिए उच्च प्रीमियम थे जो दे नहीं पाता था, अपर्याप्त दावे थे, बीमित राशि कम मिलती थी, दावों के निपटान में विलंब होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को, किसान संगठनों को कई तरह की आपत्तियां थी। मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए। और केवल मैं इतना बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से ये फसल बीमा योजना आई, आप तुलना करके देख लीजिए। पहले आवेदन केवल आते थे 3,51,00,000, लेकिन अब आवेदन आए हैं 8,69,00,000, क्योंकि भरोसा है किसानों को। नॉन लोनी गैर ऋणी किसान पहले, क्योंकि किसानों को समझ में आ रही है, केवल 20 लाख आवेदन आते थे जब इनकी सरकार थी, अब आए हैं 5,48,00,000 कुल किसान आवेदन। जब उधर की सरकार थी 3,71,00,000, अब आए हैं 14,17,00,000 और सकल बीमित राशि बढ़ के हो गई है 2,71,295 करोड़। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, कहानी नहीं है, सच्चाई है। 32,440 करोड़ रुपया प्रीमियम किसानों ने दिया है और 1,64,000 करोड़ रुपया उनको क्लेम दिया गया है इस फसल बीमा योजना के माध्यम से। जहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय